कि भारत का भी एक राजा था जिसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता था, और वो था कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कि आज के ईरान, आज के चाइना के बड़े हिस्सा, कैस्पियन सी, सेंट्रल एशिया और यह तक कहा जाता है कि कैस्पियन सी तक उसका राज्य था। मगर अफसोस, दूसरी विचित्रता क्या थी, स्वतंत्र होते ही वो भूमि जहां से अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया निकला था, उस भूमि का हिस्सा, टेरिटरी चली गई दूसरों के हाथ में। दूसरी विचित्रता थी। तीसरी विचित्रता थी कि दुनिया में कहीं भी आपने युद्ध देखा होगा तो जो सेना जीत रही हो, जो देश ताकतवर हो, वो युद्ध विराम नहीं करता। यहां हम बड़े थे, हम जीत रहे थे, 48 घंटे की और बात थी, हमने युद्ध विराम कर दिया। अगली विचित्रता थी कि दुनिया में कहीं भी आपने देखा होगा युद्ध के दौरान वही देश संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है जो कमजोर पड़ रहा हो। यहां हम मजबूत थे, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। और यह भी ध्यान रखने की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ 3 वर्ष का था, हमने उसकी अथॉरिटी बढ़ाई, हमने उसकी लेजिटिमेसी बढ़ाई। उस जमाने में 2-2.5 वर्ष पुराना था, अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। इसलिए मैं अब एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी पक्ष वालों को शायद उचित लगे पर उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है। कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था। क्यों? जब 42वां संविधान संशोधन भारत में पारित हुआ, किन परिस्थितियों में पारित हुआ वो एक अलग बात है, परंतु चूंकि कश्मीर को एक आड़ थी कि जब तक वहां का विधानसभा किसी भी संविधान संशोधन को एडॉप्ट नहीं करेगी तब तक वह अंगीकृत नहीं होगा, इसलिए वो अंगीकृत हुआ ही नहीं। वह अंगीकृत हुआ 5 अगस्त 2019 को कश्मीर सेकुलर बना। यानी बड़ी मजेदार बात है, जो राज्य संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक था। और यहां एक और बात थी, घाटी में 97% लोग अल्पसंख्यक थे और 2% लोग बहुसंख्यक थे। इसलिए मैं कह रहा हूं विचित्रताओं से भरा हुआ था और उस सारी विचित्रताओं का निवारण हमारी सरकार ने किया है। और एक और बिंदु कहना चाहता हूं, भारत में जितने भी राज्य हैं, एक ही राज्य ऐसा है जिसका वही नाम चला आ रहा है जो प्राचीन काल से, वो है कश्मीर। नीलमत पुराण में कश्मीर लिखा है और कल्हण की राजतरंगी में कश्मीर लिखा। बाकी सभी राज्यों के पुराने नाम कुछ और थे, आज कुछ और बदल गए। तो मतलब भारत की प्राचीन शाश्वत संस्कृति का भी प्रतीक था। और मैं एक और ईमानदारी से कहता हूं, हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर तो सूफी परंपरा का भी अंग था। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में पहले ऐसा था, आज ऐसा हो गया, तो जो कुछ कश्मीर में हुआ 60-70 सालों में, सूफियों के 4 बड़े सिलसिले हैं, सोहरावर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी और कादरी। आज चारों के मरकज कहां है कश्मीर में? कहीं नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। तो सब प्रकार की संस्कृति खत्म हुई थी और हम सब प्रकार की संस्कृति को आगे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी देखिए कि उल्लेख उन्होंने किया था कि पंडित नेहरू जी ने एक संकल्प किया था, तो मुझे याद आता है अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। ये रावी की शपथ क्या थी? ये 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो रावी के तट पर हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था और उसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। शपथ उनकी थी, अधूरी रह गई थी, अटल जी के हृदय में पीड़ा थी और मोदी जी ने वो शपथ पूरी करके दिखा दी। तो इसलिए मैं उनको साधुवाद देते हुए कहूंगा कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। अब मैं ये कहना चाहता हूं, अधिक विस्तार में न जाते हुए, अब देखिए अभी इन्होंने एक और उल्लेख किया था शक्ति सिंह जी ने, मैं इसके में जो और रोड के लिए कितना किया है, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए कितना किया है, मेडिकल एजुकेशन के लिए 1456 करोड़ रुपए किया है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए 2008 करोड़ किया है। परंतु उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, कभी कभी बरबस सच्चाई मुंह से निकल जाती है। उन्होंने कहा कभी कभी बेटा लायक ना हो तो पिता की सारी विरासत को नष्ट कर देता है। कौन बेटा? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता है। सब लोग समझदार हैं, सदन में बैठे हुए सभी लोग बहुत। और जवान बेटा किसकी सुनता है? और यदि वो चिर युवा हो तो और भी नहीं सुनता। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपको कोई चीज एहसास हो रही, मतलब जो चीज सामने दिख रही हो वो भी नहीं दिखती है, अरे देखने वाले को तो भगवान नहीं दिखता। तो उनके लिए जब उन्होंने अभी कहा तो मुझे एक पंक्ति याद आई कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए।
अपने आप में वो हो जाता, अब तो मैं बड़ा हो गया, मैं समझदार हो गया। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है, और सलीका नहीं आता उसे शायद एहसास करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और अंत में मैं ये कहूंगा, आज लोहिया जी का जन्मदिन है। वो समाजवादी थे, परंतु उन्होंने पश्चिमी समाजवाद की जगह भारत के नव समाजवाद की आर्थिक नीति के बारे में कहा था, और उन्होंने कहा था कि भारत को भारत के हिसाब से चलना होगा। और आज भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस भी है, तो ये भी हमें याद आता है। तो बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हमने बहुत लंबे समय तक कभी कम्युनिस्टों की आर्थिक नीति के पीछे चले गए, कभी कैपिटलिस्टों की आर्थिक नीति के पीछे चले गए, और आज वो कहां पहुंचे? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और ऐसा लगा कि अमेरिका का तो अब आर्थिक जगत पर एक छत्र साम्राज्य आ गया। 1992-93 में एक बहुत बड़े राइटर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और उसमें एक शब्द था कि वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। इतना अहंकार कि अब तो पूंजीवादी अर्थतंत्र ही जो उन्होंने कहा वही चलेगा। मगर क्या हुआ? 25 साल भी नहीं गुजरे, 2016 में ट्रंप आकर कहते हैं पहले अमेरिका को बचाना है, और सबसे पहले आके पैसिफिक एग्रीमेंट से बाहर होते हैं। अर्थात जो सोच महात्मा गांधी जी की रही हो, दीनदयाल जी की रही हो, लोहिया जी की रही हो कि कोई बाहर का मॉडल हमें देखने की जरूरत नहीं है, ना कम्युनिस्ट, ना कैपिटलिस्ट, वन एंड ओनली नेशनलिस्ट। सिर्फ हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम 75वां वर्ष अगले वर्ष स्वतंत्रता का मनाने जा रहे हैं, तो जब स्वतंत्रता के बलिदानियों को याद करते हैं तो हमें विजन ये रखना होगा कि 25 साल बाद 2047 में जब हम शताब्दी मनाएंगे तो भारत क्या होगा। इस संदर्भ में सभापति महोदय, मुझे एक ध्यान आता है कि आज से करीब 10 साल पहले की बात है, डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम आता था, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया। उसमें भारत के आर्थिक विषयों के बारे में कहा गया, और कहा गया यदि भारत कुछ आर्थिक विषयों को सुधार ले तो जानते उसने क्या कहा था? उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शताब्दी का मध्य आते आते, यानी 2047 आते आते, हम चीन से अधिक बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं और हम अमेरिका से भी बेहतर हो सकते हैं। तो उसने शब्द जानते क्या प्रयोग किया? दैट इफ इंडिया गोज इन अ राइट डायरेक्शन बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, इंडिया कैन बी द बिगेस्ट and the richest nation on earth. इतना नहीं, the place at which it remained for most of the time in the history. यानी हम सबसे बड़े और संपन्न राष्ट्र, मगर जो हम हमेशा ही रहे थे। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, जो कुछ हमारे बलिदानियों के मन का भाव था, जो कुछ हमारे आर्थिक दृष्टिकोण के देवताओं के मन का वाक्य था, वो सब पूरा होगा। अब मोदी जी ने सब कुछ राइट डायरेक्शन में कर दिया है, एंड द पॉलिटिक्स इज आल्सो गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो सिर्फ यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि जो कुछ हमने वैदिक काल से आज तक सोचा था, भारत उसी अनुसार आगे बढ़ेगा। फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी सुरक्षा और समृद्धि कारक हमारी स्वाधीनता होगी। यह कहते हुए मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।